हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 29 का क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जो इसी संडे को टेस्ट लिया गया था। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं या टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। यह क्वेश्चन एमसीएफ रायबरेली अर्थात मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली का यह क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन 25/9/2022 को यह एग्जाम हुआ था। देखिए, कहने के लिए तो यह क्वेश्चन जो है पुराना है, लेकिन मैंने सोचा कि इसी क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाए, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपने कहीं नहीं देखा होगा, जल्दी नहीं मिलता है, लेकिन सेट में कहीं कहीं मिल ही जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि कहने के लिए पुराना है, लेकिन बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को जानना चाहिए। शायद इसमें का क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है अधिक से अधिक, ठीक है। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन का टेस्ट लिया। फिर मैं अगले जो टेस्ट होगा उसमें न्यू क्वेश्चन को डालूंगा। न्यू क्वेश्चन रहते हुए भी मैंने इसका डाला है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन मेरे समझ से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नए हैं तो 100% सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप से वीडियो आपको और चैनल पर नहीं मिलेगा। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि साइड वाल और देखिए यहाँ लिखा है सोल बार, यहाँ मोल बार लिखा गया है। साइड वाल और सोल बार वेल्ड करने के लिए वेल्ड प्रक्रिया का नाम क्या है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि वेल्ड प्रक्रिया का क्या नाम है, ठीक है। इसलिए देखिए यहाँ पर जो है साइड वाल और सोल बार, ठीक है, यहाँ मोल बार लिखा गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर वेल्डिंग प्रोसेस की बात किया है, ठीक है। वेल्डिंग प्रक्रिया का नाम क्या है, ठीक है। तो ये जो है ट्रैक्टर वेल्डिंग होता है, इसका होता है ट्रैक्टर वेल्डिंग, ठीक है। अब आप कहिएगा ट्रैक्टर वेल्डिंग का तो कभी हम नाम ही नहीं सुने हैं, ठीक है। इसीलिए तो मैंने इस सेट का आप लोगों से टेस्ट करवाया, ताकि आप लोग नाम जान जाए, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैक्टर वेल्डिंग, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, बहुत जगह यह हमको सेट में देखने को मिला है, ठीक है। तो वेल्डिंग प्रक्रिया का नाम क्या है, जहां सोल बार और क्या बोलते हैं साइड वाल और सोल बार को जो वेल्डिंग किया जाता है, उस प्रक्रिया का नाम है ट्रैक्टर वेल्डिंग, ठीक है। आप लोग ध्यान में रखेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि नए एलएचबी व्हील व्यास क्या है, ठीक है। माने अर्थात न्यू एलएचबी कोच का न्यू व्हील व्यास पूछ रहा है, मैंने नए चक्के का व्यास पूछ रहा था। ये तो 915 mm है। आप लोग तो बहुत ही यह रनिंग क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं इस बात को अच्छे ढंग से, ठीक है। तो इसका जो है कंडम साइज, इसमें लोग थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि कंडम साइज जो है 855 भी मिलता है और 845 भी मिलता है, ठीक है। तो 855 और 45 किस कंडीशन में होता है, इस पर आप लोग को विशेष ध्यान देने की बात है, ठीक है। तो कंडम साइज जो है कहीं भी ऑप्शन में दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, ये भी बात है, कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, ठीक है। बहुत जगह आप लोग सुनिएगा कि नहीं, अब पहले 845 था अब 855 हो गया है, ऐसा कोई बात नहीं है। उसके लिए जो है वेव थिकनेस होता है, ठीक है। उसका वेव थिकनेस जैसे आपको हम बता रहे हैं 855 कंडम साइज कब होगा, जब उसका यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा वेव थिकनेस, ठीक है। वेव थिकनेस, ठीक है, वेव थिकनेस आप लिख लेंगे, ठीक है। रुकिए, मैं थोड़ा सा बैक से लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम कंडम साइज बताएंगे 855 कब होगा, जब इसका वेव थिकनेस, शॉर्ट में मैं लिखता हूँ वेव थिकनेस 14+3 mm होगा, तब उसका कंडमिंग साइज 800, देखिए 85 लिखा गया है, ठीक है ना, 855 होगा, ठीक है, 855। और जो 845 कब होगा, 845 कब होगा, जब इसका वेव थिकनेस 17+3 mm होगा, ठीक है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि एलएचबी कोच के व्हील का वेव थिकनेस 14+3 है तो कंडम साइज कितना होगा, या एलएचबी कोच का व्हील का वेव थिकनेस 17+3 है तो कंडम साइज कितना होगा, ठीक है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो कहने का हमको तात्पर्य है कि यह जो है
वेब थिकनेस पर यह निर्भर करता है 845 और 855, ठीक है, न कि पहले 845 था अब 855 हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो वेब थिकनेस पर, लेकिन ये भी बात आपको हम बोल देते हैं कि ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं रहेगा, 855 45 दोनों याद रखिएगा, 855 845, लेकिन इसमें से कोई एक ही आपके ऑप्शन में रहेगा। लेकिन इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं वेब थिकनेस के आधार पर, इसलिए इसको भी आप लोग नोट करके लिख लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको एलएचबी के लिए। अब आईसीएफ के लिए अगर इस पर कह दें तो इसमें भी न्यू साइज जो है 915 ही होता है, ठीक है, और इसका कंडम साइज जो है 825 होता है, ठीक है। 825 जो है इस पर हम लोग कंडम कर देते हैं, लेकिन आप कहिए कि नहीं सर हम तो 837 तक देखे हैं कि सॉप से इशू होते हुए, तो ये भी बात सही है। तो सॉप इशू अगर वो क्वेश्चन पूछे कि लास्ट सॉप इशू जो है हम कितना तक मतलब एथी का मतलब कि क्या बोलते हैं व्हील का मतलब दाया जो है कितना तक हम सॉफ्ट इशू कर सकते हैं, तो 837 तक हम इशू कर सकते हैं, ठीक है ना, उससे कम हम इशू नहीं करेंगे। 825 कंडम साइज कब होता है, जब गाड़ी मान लेते हैं रनिंग में है, अभी गाड़ी जो है रिपेयर के लिए नहीं गया है शॉप में या कहीं भी डिपो कहीं भी हो, तब तक उसको मान लेते हैं 825 तक हम चलने देंगे, ठीक है। लेकिन जब वो चक्का बाहर निकल जाएगा तो उसके बाद से उसका फिर उपयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सॉफ्ट इशू जो है 837 क्या बोलते हैं, जब लेथ पर जो टर्निंग होता है कंप्लीट होकर के 837 तक जो है सॉफ्ट इशू हम कर देंगे। अगर 837 से कम होता है तो हम इशू नहीं करेंगे। ये जो मैंने बताया आईसीएफ के लिए बताया, एलएचबी के लिए भी न्यू साइज और कंडम साइज को आप समझ ही लिए। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए पावर कार के इंजन कक्ष में प्रयुक्त चेक सीट की मोटाई कितना होता है, ठीक है। तो चेक सीट की मोटाई जो है 5 होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करें कि एसी एलएचबी कोच की सेलिंग में किस प्रकार के सामग्री का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किस प्रकार के सामग्री का उपयोग किया जाता है। सेलिंग के मतलब छत में जो है किस प्रकार का, इसमें होता है एफआरपी, ठीक है। एफआरपी मतलब फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, इसका फुल फॉर्म हो जाता है फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, ठीक है। आप लोग एलएचबी कोच में जब सफर करते हुएगा तो देखते होगा कि उसके साइड वाला और सेलिंग में ऊपर भी देखिएगा कि कितना चिकना सा एकदम प्लास्टिक लगा रहता है। पहले जो है आईसीएफ में देखते थे कि ऊपर क्या लगा रहता था, उसको क्या बोलते हैं लकड़ी का, हमको दिमाग पर नहीं आ रहा है उसको, पलाई, ठीक है ना, पलाई जो है लगा रहता था, ठीक है ना। लेकिन अब एलएचबी कोच में जब देखिएगा कि कितना सुंदर चिकना जो है साइड वाल तथा ऊपर सेलिंग में भी लगा रहता है। यहाँ पर सेलिंग ही केवल लिखा है लेकिन साइड वाल में भी रहता है कितना चिकना, उसी वही जो है एफआरपी है, ठीक है ना, फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। तो उसी का हम लोग एलएचबी में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा, इसका फुल फॉर्म अभी हमने बताया फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक अर्थात एफआरपी, ठीक है। अब चलिए एलएचबी कोच का राइडिंग इंडेक्स कितना होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि एलएचबी कोच का राइडिंग इंडेक्स कितना होता है। राइडिंग इंडेक्स जो है 2.5 से आपको 3 दशमलव लिख दिए, सॉरी 2.75 तक होता है, ठीक है। राइडिंग इंडेक्स जो है 2.5 से 2.75 तक होता है, जो आपको बी नंबर में दिया है 2.75। तो अधिकांश तो आपको 2.5 ही मिलता है, लेकिन इसमें 2.75 दिया है, तो आप जान लीजिए 2.5 से 2.75 तक होता है, ठीक है। अब राइडिंग इंडेक्स पर एक और क्वेश्चन पूछता है कि राइडिंग इंडेक्स का इकाई क्या है। क्वेश्चन पूछा था इसके बारे में कि एलएचबी कोच का राइडिंग इंडेक्स का इकाई क्या है। तो राइडिंग इंडेक्स का कोई इकाई नहीं होता है, ठीक है। राइडिंग इंडेक्स का कोई इकाई नहीं होता है, ठीक है। तो वहां पर जब ऑप्शन आएगा तो आप मार दीजिएगा एनटी, या इसका कोई इकाई नहीं होता है, ठीक है। एलएचबी कोच का राइडिंग इंडेक्स जो है 2.5 से 2.75 तक होता है, इसका कोई इकाई नहीं, नोट करके यहाँ पर लिख दीजिएगा कि इसका कोई इकाई नहीं होता है। यह जो है कंफर्टेबल के हिसाब से देखा जाता है, कंफर्टेबल का मतलब आरामदेह के हिसाब से देखा जाता है, ठीक है।
यानी कंफर्टेबल के हिसाब से इसको देखा जाता है, इसका कोई इकाई नहीं होता है। ठीक है ना, 5 नंबर का आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, ये तो लिखिएगा ही। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6 में क्या लिखा है कि पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये तो पहले से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या बोलते हैं, आप लोग जब पढ़ते थे 6, 7 या 8, 9, 10th में, तब से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म होता है। ये कोई नया चीज़ नहीं है, लेकिन दिमाग से उतर जाता है पढ़ाई छोड़ने के बाद में। लेकिन इसलिए यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। इसीलिए हमारा मकसद था कि इस सेट का पुराना भी है तो क्या हुआ, इसका टेस्ट कराया जाए। ठीक है, अगर यह क्वेश्चन आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो बोलिएगा। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन है, सेट है, जो आप लोग को सामने मैं टेस्ट लूंगा। ठीक है, चलिए। और क्या कह रहा है कि ACLSB कोच में गतिविधि डीकपलिंग की फिक्सिंग डैश से पहले किया जाता है। ठीक है, तो फ्लोरिंग से जो है पहले किया जाता है। कब किया जाता है, फ्लोरिंग से पहले किया जाता है। जो डी फिक्सिंग, देखिए क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, इसमें मुख्य बात याद रखने की बात है कि डी फिक्सिंग, ठीक है ना, डी फिक्सिंग कब किया जाता है, तो फ्लोरिंग से पहले किया जाता है। ठीक है, डी फिक्सिंग, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में क्या लिखा है कि एलएचबी कोच में 2 बोगियों की बीच की दूरी। देखिए यहाँ पर 2 बोगी लिखा है। ठीक है ना, तो बोगी के मतलब ये हो जाता है कि दोनों सेंटर पिवोट के बीच की दूरी है यह। ठीक है, 14,900। ठीक है, यहाँ पर जो जैसे क्वेश्चन था वैसे तो मैंने टाइपिंग करा दिया है, लेकिन यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बोगी हो गया, यहाँ पर एक सेंटर हो गया, फिर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बोगी हो गया, यहाँ पर आपका सेंटर हो गया, तो सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी यह पूछ रहा है कितना, तो यह 14,900 होता है। ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे। एलएचबी डायमेंशन वाला जो है वीडियो जाकर देखेंगे या पीडीएफ जाकर के पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छा रहेगा एलएचबी डायमेंशन वाला। ठीक है ना, जो रनिंग क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो तो सबको मालूम ही है कि हाँ एलएचबी का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कितना होता है। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो ज़्यादा करके रनिंग में नहीं रहते हैं लेकिन पूछ देता है, उसमें से मैं डायमेंशन वाला कुछ मैं आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि रेल लेवल से कोच की न्यूनतम ऊंचाई। ठीक है, तो रेल लेवल से न्यूनतम ऊंचाई बफर का तो 1030 होता ही है, लेकिन यहाँ पर बफर के नाम नहीं ले रहा है। रेल लेवल से कोच की न्यूनतम ऊंचाई, कोच का न्यूनतम ऊंचाई, तो कोच का न्यूनतम ऊंचाई जो है 102 mm होता है। कोच का निचला हिस्सा जो देखिएगा अंडर फ्रेम में, तो बहुत सारे पार्ट जो है अंदर लटका हुआ रहता है, जैसे कि एयर टैंक होता है, क्या बोलते हैं, बायो टॉयलेट का टैंक होता है, या बहुत सारी चीज़ है जो नीचे तक लटका हुआ रहता है। तो वहीं क्वेश्चन अगर आ जाए कि रेल लेवल से कोच की न्यूनतम ऊंचाई कितना होता है, तो 102 mm होता है। ठीक है ना, ये सब जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन में गैदरिंग रेंज जो है फिर बहुत कम देखने को मिलता है कि सीबीसी का गैदरिंग रेंज कितना होता है हॉरिजेंटल। ठीक है, सीबीसी का गैदरिंग रेंज हॉरिजेंटल कितना होता है, तो हॉरिजेंटल प्लस माइनस 110 mm, अगर वर्टिकल अगर पूछता है तो 90 mm होता है। ठीक है, ये भी इस टाइप से बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब कि रनिंग में नहीं रहता है लेकिन क्वेश्चन पूछ देता है। इसलिए मैं कहूँगा कि एलएचबी डायमेंशन वाला, वीवीआई डायमेंशन वाला जो पीडीएफ है उसको हमेशा एक बार देखते रहिएगा, क्योंकि डायमेंशन से क्वेश्चन जो है सबसे अधिक आते हैं। ठीक है ना, डायमेंशन से क्वेश्चन देखिएगा तो प्रत्येक सेट में कम से कम 5-10 रहता है, 4-5 तो रहना ही रहना है। इसलिए डायमेंशन वाला जितने भी क्वेश्चन है वो सबको एक बार रट ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, और भी एक जो जल्दी नहीं मिलता है, लेटर बम्प स्टॉक क्लियरेंस, लेटरल बम्प स्टॉक क्लियरेंस। ठीक है ना, ये भी ज़्यादा पूछता है। तो लेटरल बम्प स्टॉक क्लियरेंस जो है आपको क्या बोलते हैं, तो लेटरल और लॉन्जिट्यूडिनल दो तो क्लियरेंस होता है। ठीक है, तो लेटरल अगर पूछ दे लेटरल बम्प स्टॉक क्लियरेंस, तो लेटरल बम्प स्टॉक क्लियरेंस अगर लेटरल अगर पूछता है तो 25 प्लस माइनस 5 mm का लिख लीजिएगा। जब लॉन्जिट्यूडिनल पूछे लॉन्जिट्यूडिनल बम्प स्टॉक क्लियरेंस, तो अगर लॉन्जिट्यूडिनल बम्प स्टॉक क्लियरेंस अगर पूछता है तो 8
प्लस माइनस 5 mm, ठीक है ना। इस टाइप से आप +5 - 2 ऐसे भी होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी नहीं मिलता है। चलिए मैं इधर आ गया था थोड़ा डायमेंशन वाला में, ठीक है ना, क्योंकि डायमेंशन के आधार पर जो क्वेश्चन दिया था इसी के आधार पर मैंने चला गया था। लेकिन जो भी मैंने क्वेश्चन बताया इंपॉर्टेंट पक्ष बताया जो जल्दी नहीं मिलते हैं, ठीक है। बाकी जो है आपको जो PDF दिए हैं डायमेंशन वाला उसको हमेशा आप देखते रहिएगा या वीडियो देखते रहिएगा, क्योंकि डायमेंशन से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में क्या कह रहा है कि LWACW LHB में विभाजन फ्रेम के लिए किस सामग्री का उपयोग जो है किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हनीकॉम्ब होगा, ठीक है। हनीकॉम्ब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हनीकॉम्ब यह जो है जल्दी जो है आपको नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पर तो L माने LHB, W माने वेजिटेबल, AC माने AC ना, और CW का जानवर करते हैं कि 2 टायर होता है CW। तो ये तो खैर कोई भी हो, 3 टायर 2 टायर कुछ भी हो नहीं, लेकिन मेन क्वेश्चन यहाँ पर याद रखना है कि कोच में विभाजन फ्रेम के लिए, ठीक है, कोच में विभाजन फ्रेम के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यह बात दिमाग में रखना है कि विभाजन फ्रेम के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो हनीकॉम्ब का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि PL नंबर में कितने अंक होते हैं। तो जस्ट मैंने अभी इसके पहले स्टोर से मैंने वीडियो डाला है, जो भाई PDF लिए हैं उनको स्टोर का PDF ही भेज दिया गया है, जो चुन चुन करके जो VVI क्वेश्चन जो था जिसका टाइपिंग करवा करके मैंने बनाया था उसको PDF भेज दिया गया है। तो उसमें PL नंबर के बारे में मैंने पूरा डिटेल रूप से मैंने बताया है, ठीक है। तो उसमें 8 डिजिट का होता है PL नंबर, ठीक है। और PL नंबर में 8 डिजिट जो है होता है, उसमें जो हमने बताया है कि 8 डिजिट में प्रथम 2 अंक जो है ग्रुप को दर्शाता है, उसके बाद के 2 अंक जो है सब ग्रुप को दर्शाता है, उसके बाद के 3 ग्रुप जो है आपको आइटम के क्रम को दर्शाता है, यानी क्रम माने संख्या, आइटम के क्रम या संख्या को दर्शाता है, और लास्ट डिजिट जो है चेक डिजिट को दर्शाता है, ठीक है ना। तो टोटल 8 अंक होते हैं। तो यहाँ पर 8 ही, ये तो केवल पूछा है कितने नंबर होते हैं, तो 8 ही होते हैं। लेकिन क्या बोलते हैं, स्टोर वाला जो PDF है या वीडियो है उसमें देखिए पूरा डिटेल रूप से मैंने स्टोर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको उसमें टाइपिंग करवाया है या वीडियो में मैंने बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि चेयर कार की साइड की दीवार पर कुर्सियों को ठीक करने के लिए कौन सी वस्तु फिट की गई है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जब चेयर कार में आप लोग सफर करते होंगे या नहीं भी करते किए हैं, तो आप दिमाग में तो ये हो सकता है ना कि चेयर कार की साइड दीवार को कुर्सियों को ठीक करने के लिए किसका हम उपयोग करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सीट अटैचमेंट प्रोफाइल का हम लोग प्रयोग करते हैं, सीट अटैचमेंट प्रोफाइल का प्रयोग करते हैं, जो B नंबर में दिया हुआ है। सीट अटैचमेंट प्रोफाइल का हम लोग प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, मैं कितना BM लिखूंगा, इसलिए इसमें जितने भी सेट क्वेश्चन है सारे के सारे एकदम रट लेंगे, ठीक है। चलिए पीतल किसका मिश्रण है। पीतल जो है तो पहले सब लोग पढ़ते आ रहे हैं, Cu + Zn का मिश्रण है। Cu + Zn आप लोग पढ़ते आ रहे हैं 8, 9, 10th में ही या तैयारी पीरियड में भी, ठीक है। तो कॉपर + जिंक का होता है। यह तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यह ज्यादातर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में क्या कर रहा है कि AC LHB कोच में प्रयुक्त मकोर बोर्ड की मोटाई कितना होता है। तो 16 mm मकोर बोर्ड, यहाँ पर है मकोर बोर्ड। तो मकोर बोर्ड क्या है भाई, ठीक है। तो फ्लोर में जो नीचे बिछाया जाता है उसी को हम लोग मकोर बोर्ड कहते हैं, ठीक है। मकोर बोर्ड बिछा करके फिर ऊपर जो है क्लीन जो है देखबे करते हैं प्लास्टिक का चिकना सा रहता है उसको बिछा दिया जाता है, ठीक है। तो वह जो है 16 mm होता है। कितना होता है, 16 mm होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसको पहले आप लोग वीडियो को देखेंगे, देख करके इसको कॉपी कलम निकालेंगे और इसको नोट्स तैयार करेंगे, ठीक है। इसको कॉपी को आराम आराम से जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊंगा उसको अपने कलम का रंग चेंज करके वहां पर नोट दे करके आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह करके नोट्स को तैयार करते रहेंगे, क्योंकि नोट्स तैयार करने से आपको जब परीक्षा के टाइम में बहुत फायदा होता है पढ़ने में, क्योंकि उस समय कम समय रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। नहीं तो ज़्यादा क्वेश्चन रहता है तो कम समय में हमको कम ही क्वेश्चन पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। तो उस वक्त जो है हम जितने भी क्वेश्चन
मतलब कि नोट्स जो तैयार किए हैं उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सारे जितने भी हम टेस्ट लेते हैं उसका पहले आप लोग नोट्स तैयार कर लीजिए। हम बार बार बोलते हैं कि आप एक अपने से अलग कॉपी तैयार कीजिए जिसमें आपको जो अच्छा लगता है या हम जो बोलते हैं कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि जब परीक्षा के टाइम आएगा तो उसको पढ़ाई कीजिए, क्योंकि उस समय आपको कम समय रहेगा, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर में कह रहा है कि LHB एस, यहाँ देखिए SCN, एस माने स्लीपर, CN माने 3 टायर, ठीक है। देखिए यहाँ ट्रांसपोर्टेशन कोड दिया है SCN, SCW, जितना भी ACCN, तो CN जो है 3 टायर का है, CW इस तरह 2 टायर 3 टायर जितने भी है मैंने बताया है। जा करके उसको आप लोग सीट के साथ में, जहाँ किस ट्रांसपोर्टेशन कोड के साथ सीटिंग का भी मैंने सब मैंने बताया है। क्या बोलते हैं LHB डायमेंशन वाला में, या बहुत सारे वीडियो में बताया है, या PDF में भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उस तरह बताए तो और वीडियो लंबा होगा, लेकिन इतना जितना यहाँ जरूरी है तो उतना तो मैं जरूर ही बता दूंगा कि LHB SCN में सीटों की संख्या कितना है। तो इसमें जो है आपको LHB में जो है 80 सीट होते हैं, LHB में 80 है। SCN मतलब स्लीपर, ठीक है। अब एस का जगह पर AC लिख देंगे, ACN हो जाएगा, तो CN का मतलब होता है 3 टायर, तो AC 3 टायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब ट्रांसपोर्टेशन कोड हो गया, लेकिन आपको स्लीपर का पूछा था, इसमें 80 होता है, ठीक है ना। कितना होता है? 80 होता है LHB में। लेकिन ICF में, ICF में अगर यही SCN अगर आता है तो इसमें 72 होता है। कितना होता है? 72 सीट होता है। और वहीं अगर यही AC रहता तो फिर LHB में 72 सीट हो जाता और ICF में 64 सीट हो जाता, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना बात को। ये क्योंकि यह स्लीपर है तो स्लीपर में 80 और 72, ICF में 72 और इसमें 80। अगर यहाँ पर AC रहता, ACCN माने AC 3 टायर रहता, तो यहाँ पर जो है ICF में 64 हो जाता और LHB में 72 हो जाता, ठीक है। तो मैंने AC के लिए बताया, लेकिन ये जो है आपको क्या बोलते हैं, स्लीपर के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, बोगी फ्रेम की मशीनिंग के लिए MCF में किस प्रकार के CNC मशीन का उपयोग किया गया है, ठीक है। CNC, तो देखिए यहाँ पर CNC जो है दिया हुआ है, तो इस तो खैर कौन सा है वो तो अलग बात है, लेकिन CNC का फुल फॉर्म भी पूछ देता है कि CNC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कंप्यूटर नंबरिक कंट्रोल, कंप्यूटर नंबरिक कंट्रोल, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछ देता है कि CNC मशीन जो होता है उसमें CNC का क्या मतलब अर्थ होता है या फुल फॉर्म क्या है। तो कंप्यूटर नंबरिक कंट्रोल, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है जो CNC मशीन है तो CNC लेथ मशीन है, ठीक है ना। तो CNC लेथ मशीन में होता क्या है कि उस पर जो है चक्का जो है टर्निंग होता है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर में जितना हमको दाया का नंबरिंग है उतना हमको सेट कर देना है और चक्का टर्निंग चालू हो जाता है, मशीन चालू हो जाता है। और उतने कंप्यूटर नंबरिक कंट्रोल, इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर नंबरिक कंट्रोल, जितना नंबर पर हम सेट कर दिए हैं उतना पर वो कंट्रोल करके उस चक्का का लेथ जो है, लेथिंग या कोई भी चीज़ का चक्का, कहीं नहीं कोई भी अगर टर्निंग कर रहे हैं, लेथिंग कर रहे हैं या कुछ भी, तो जितना आप नंबर सेट कर दिए हैं उतना पर जा करके वो रुक जाएगा या उससे ज़्यादा वह नहीं काटेगा या घिसेगा, ठीक है ना। तो ये होता है CNC मशीन का फुल फॉर्म, ठीक है ना। अब आपका क्वेश्चन है कि MCF मतलब कि मॉडर्न कोच फैक्ट्री में CNC मशीन का उपयोग किया जाता है, कौन सा CNC मशीन का उपयोग किया जाता है, यह क्वेश्चन आपसे किया है। तो इसमें 5 एक्सिस कहाँ दिया है, C नंबर में 5 एक्सिस जो है, जहाँ MCF में जो प्रयोग होता है CNC मशीन का वह कौन सा मशीन है, तो 5 एक्सिस CNC मशीन का उपयोग किया जाता है MCF में, ठीक है, यानी मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 16 नंबर में क्या कह रहा है कि भारतीय रेल में मीटर गेज की चौड़ाई कितना होता है। तो मीटर गेज तब जान ही रहे हैं कि 1000 है, ठीक है। और ब्रॉन्ड गेज जो है 1676 जो आपको C नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। तो मीटर गेज का मतलब 1 मीटर अर्थात 1000 mm, ठीक है। इसमें कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पहले से आप देखते आ रहे हैं, ठीक है।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर, जीएम से आप क्या, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीईएम से आप क्या समझते हैं, अर्थात जीईएम का फुल फॉर्म यह पूछ रहा है। तो इसका होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ए नंबर में आपको दिया हुआ है। क्या, गवर्नमेंट ई मार्केट मैनेजमेंट दे दिया, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी बी नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। 16 का नहीं, ये है 17, ठीक है ना, 17 का बी नंबर में दिया हुआ है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 का बी नंबर में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। 18 नंबर में क्या कह रहा है कि एलएचबी डिपो के सीलबंद खिड़की में कौन सी गैस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। जितना भी इसका मैं तारीफ करूं कम है, क्योंकि यह जल्दी से आपको नहीं मिलता है। किसी किसी मैंने वीडियो में मैंने बताया है इसको, ठीक है ना। तो यह कह रहा है कि जो सीलबंद खिड़की जो एसी में जो होता है उसके बीच में गैप होता है, ठीक है ना, उसमें जो है गैप होता है और उसमें बीच में जो है गैस भरा रहता है। तो वही कह रहा है कि गैस जो है कौन सा गैस भरा रहता है, यही यह आपसे क्वेश्चन किया है। तो इसमें होगा क्रिप्टॉन, जो आपको बी नंबर में दिया हुआ है, क्रिप्टॉन गैस भरा जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आर्गन गैस भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्रिप्टॉन के अलावा आर्गन गैस का भी प्रयोग किया जाता है। आर्गन गैस मैंने इसलिए बोला है कि अगर आपके ऑप्शन में क्रिप्टॉन गैस नहीं रहे और आर्गन गैस रहे, आर्गन गैस आर्गन गैस रहे तो उसको मार दीजिएगा। कब, जब आपके ऑप्शन में क्रिप्टॉन नहीं रहे तब, ठीक है ना। एलएचबी डिब्बों में सीलबंद खिड़की के बीच में जो है क्रिप्टॉन गैस भरा जाता है और क्रिप्टॉन गैस अगर नहीं रहता है तो आर्गन गैस आप मार दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ सवाल उठता है कि दोनों बीच में जो गैप होता है वो कितना गैप होता है। आप तो जान गए कि इसमें क्रिप्टॉन गैस या आर्गन गैस भरा जाता है, लेकिन इसमें गैप कितना mm होता है, तो यहाँ पर 6 mm होता है। कितना होता है, 6 mm होता है। और कहीं आपको 8 mm भी मिलता है, ठीक है ना, मिलता है, लेकिन ज्यादातर 6 mm मिलता है। 6 mm चेक होता है, इसीलिए मैंने 6 mm, मेरे समझ से 6 mm होना चाहिए, लेकिन आपको 8 mm भी मिलता है, ठीक है ना। लेकिन मेरे समझ से 6 mm होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर को सेट में मैंने देखा है 6 mm ही चेक कराया जाता है। जहां से क्वेश्चन आया वहां भी एमसीएफ में, जब वो एमसीएफ में एग्जाम होने के बाद में जो जब आंसर जारी किया गया तो वहां भी 6 mm ही चेक कर गया। इसलिए मैंने दोनों बात बता दिया है। आपके समझ से जो आए वो आप मारिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरे समझ से 6 mm होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम इसलिए अपने बात को क्लियर कर देते हैं, आप लोग के ऊपर छोड़ देते हैं कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे में पीएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है। पीएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो परमानेंट नेगोटिंग मशीनरी, परमानेंट निगोटिएटिंग मशीनरी, ठीक है। कहाँ दिया हुआ है, 19 नंबर के सी नंबर में दिया हुआ है, परमानेंट निगोटिएटिंग मशीनरी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग फुल फॉर्म देखिए, फुल फॉर्म भी बार बार कहेंगे कि इस क्वेश्चन का टेस्ट लेने का मेरा मकसद वही था कि सब दिन तो आप लोग आईसीएफ एलएचबी या डेमो मेमो जो भी है डायमेंशन है उसके बारे में जान, लेकिन कोई जल्दी फुल फॉर्म पर ध्यान नहीं देता है, ठीक है ना। तो आप लोग को ये समझ में आए कि भाई फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए फुल फॉर्म भी आप लोग ध्यान देंगे। इसमें बहुत तरह का क्वेश्चन है जो कि आपके दिमाग को खींच कर ले जाएगा कि हाँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उसको भी हम लोग को पढ़ना चाहिए। जैसे 20 नंबर में देखिए, द्रव प्रवेश यहाँ पर पूछ दिया, कैपिलरी वाला, यानी केशिकत्व जो आप लोग शुरू में पढ़े होंगे, केशिकत्व का सिद्धांत पिछले कक्षाओं में, ठीक है। तो द्रव प्रवेश परीक्षण डैश के सिद्धांत पर आधारित है, तो कैपिलरी एक्शन के सिद्धांत पर जो है यह आधारित है, ठीक है। यानी कोशिका की कार्रवाई, इसका मतलब हिंदी हो जाएगा। लेकिन जो केशिकत्व के बारे में जो जैसे द्रव प्रवेश यहाँ पर दिखा है ना, द्रव प्रवेश जो है, देखते हैं कि धीरे धीरे केशिकत्व के सहारे कैसे तेल ऊपर चढ़ जाता है कपड़े में या कोई भी जो होता है, उसी से संबंधित है, ठीक है ना। तो 1 मिनट, थोड़ा फोन आ रहा जाता है बीच में, इसको हम स्विच ऑफ कर देते हैं। चलिए, यही सब आ जाता है बीच में, डिस्टर्ब हो जाता है कभी कभी। चलिए, तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि NAFTC का पूर्ण रूप क्या है। NAFTC का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो 21 नंबर के बी नंबर में आप देखिए, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर थर्मोसेट कंपोजिट, ठीक है। यह जो है इसका फुल फॉर्म बी नंबर में जो दिया हुआ है इसका फुल फॉर्म यही हुआ, लेकिन इसका हिंदी हो जाता है प्राकृतिक और कृत्रिम फाइबर थर्मोसेट समग्र माने सामग्री, प्राकृतिक और कृत्रिम फाइबर थर्मोसेट समग्र, ठीक है ना। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर थर्मोसेट कंपोजिट इसका फुल फॉर्म हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इतना बड़ा ना लिख करके डायरेक्ट कोई क्वेश्चन में यही लिख देगा कि NAFT से क्या समझते हैं या क्या होता है, तो आपको फुल फॉर्म याद रहेगा तब ना। और इसका हिंदी भी लिख लीजिए प्राकृतिक और कृत्रिम फाइबर थर्मोसेट समग्र, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा बिल्डिंग प्रक्रिया गैर उपभोज का, देखिए नॉन कंज्यूबल इलेक्ट्रोड, ठीक है, का उपयोग करता है। यहाँ पर नॉन कंज्यूबल इलेक्ट्रोड है, देखिए एक होता है कंज्यूबल और एक होता है नॉन कंज्यूबल, ठीक है। तो कंज्यूबल और नॉन कंज्यूबल में अंतर क्या है, पहले इस बात को समझिएगा तो आपको आंसर याद रहेगा, ठीक है। तो मैंने पिछले भी वीडियो में मैंने बताया था कि एक होता है टिग वेल्डिंग TIG और एक होता है MIG, ठीक है, टिग वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग, ठीक है। तो टिग वेल्डिंग का फुल फॉर्म हो जाता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। तो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में जो है जो उसमें जो इलेक्ट्रोड जो होता है उसका उपभोज नहीं होता है। उपभोज का मतलब कंज्यूबल जो है यानी उपभोज का अगर ठेठ भाषा में आपको बता दे तो खपत, ठीक है ना, खपत नहीं होता है, ठीक है ना, खपत नहीं होता है। गैर उपभोज नॉन कंज्यूबल का मतलब ये हो जाता है कि जिसमें इलेक्ट्रोड का खपत नहीं होता है, तो वो है टिग वेल्डिंग, ठीक है। और एक होता है कंज्यूबल इलेक्ट्रोड, कंज्यूबल केवल एक कंज्यूबल लिखेगा, ठीक है ना। तो कंज्यूबल का मतलब होता है कि जिसमें इलेक्ट्रोड का खपत होता है। तो मिग वेल्डिंग में जो है इलेक्ट्रोड का खपत होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि मिग वेल्डिंग में किस इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं, कंज्यूबल या नॉन कंज्यूबल। इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि मिग वेल्डिंग में कंज्यूबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं या नॉन कंज्यूबल इलेक्ट्रोड का, तो वहां पर होगा कंज्यूबल इलेक्ट्रोड का। कंज्यूबल का मतलब होता है कि उस पर इलेक्ट्रोड का खपत होता है, ठीक है ना। आप देखते हुएगा आपने क्या बोलते हैं जहां पर वेल्डिंग होता है जैसे BST हो गया या क्या बोलते हैं BST में जहाँ वेल्डिंग सबसे अधिक होते हैं, या बैगन रिपेयर होता है वहाँ देखिएगा, या जहाँ पर क्या बोलते हैं कोचिंग में जहाँ पर सोलबार या सब जहाँ पर, कहने का मतलब जहाँ मिग वेल्डिंग होता है वहाँ पर आप देखिएगा कि एक जो है रील टाइप का गोल होता है और उसमें पतला तार जो है लिपटा हुआ रहता है, ठीक है। और पतला तार जो है एक केबल के अंदर से होते हुए इलेक्ट्रोड के पास जाता है, और उसको जब हम लोग वेल्डिंग जब करते हैं तो इलेक्ट्रोड जो है तार जो है गलते जाता है और इधर रिंग जो है नाचते जाता है और अंदर ही अंदर तार जाकर के वहाँ वेल्डिंग करते रहता है, ठीक है ना। तो अर्थात उसमें इलेक्ट्रोड का खपत होता है मिग वेल्डिंग में, ठीक है ना। लेकिन टिग वेल्डिंग में जो है इलेक्ट्रोड का खपत नहीं होता है। तो भाई कहिएगा कि टिग वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का खपत नहीं होता है तो फिर वेल्डिंग होता कैसे है। जब वेल्डिंग कीजिएगा जब वहां पर इलेक्ट्रोड गल कर जमेगा तभी तो भाई वेल्डिंग होगा ना। तो वहां पर होता है फिलर रड का प्रयोग किया जाता है। फिलर रड उसे कहा जाता है जो एक अलग से तार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। एक हाथ में होल्डर आता है और दूसरे हाथ में एक फिलर रड होता है, ठीक है ना। उसको उस जगह पर रख करके गलाते हैं, ठीक है ना। तो फिलर रड का प्रयोग होता है, ठीक है। अब हमको जहां तक समझ है कि आप समझ गए होइएगा कंज्यूबल और नॉन कंज्यूबल में अंतर आप समझ गए होइएगा, ठीक है। टिग वेल्डिंग TIG और MIG वेल्डिंग में अंतर भी आप समझ गए होइएगा, ठीक है। तो इसमें कंज्यूबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, क्या बोलते हैं नॉन कंज्यूबल, टिग में नॉन कंज्यूबल और मिग में कंज्यूबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये तो समझ गए। और एक यहाँ पर क्वेश्चन जो ज़्यादा पूछा जाता है उसके बारे में हम बता दें, टिग और क्या बोलते हैं मिग और मैग, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा समय बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबे हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो बहुत सारे वेल्डिंग होते हैं मिग वेल्डिंग, तो वहाँ पर पूछिएगा जाकर के कौन सा भैया कौन सा वेल्डिंग हो रहा है, तो बोलेगा CO2 वेल्डिंग हो रहा है। वो बोलेगा कि CO2 वेल्डिंग हो रहा है, तो आप उससे पूछिएगा कि CO2 वेल्डिंग इसको क्यों कहते हैं भैया,
CO2 वेल्डिंग क्यों कहते हैं? नहीं, तो CO2 वेल्डिंग जो है, देखिए, तो मिग वेल्डिंग में MIG वेल्डिंग जो है, इसका फुल फॉर्म हो जाता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो मेटल है, गैस तो गैस है, तो यहाँ मेन होता है इनर्ट। इनर्ट का मतलब हो जाता है, क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस जो है माने अक्रिय गैस जिसको बोलते हैं, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस हिंदी में। तो आर्गन आर्गन और हीलियम, ठीक है, आर्गन और हीलियम का जो है प्रयोग किया जाता है इनर्ट गैस के रूप में, ठीक है। तो वहां पर क्या बोलते हैं, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, यानी इनर्ट के रूप में आर्गन और हीलियम का जब हम प्रयोग करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, मिग वेल्डिंग। लेकिन जब MAG यानी मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, इसका फुल फॉर्म हो जाता है मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। तो अब एक्टिव गैस के रूप में जो है, अब कहिएगा CO2 कौन सा गैस है, तो ये जो क्वेश्चन आता है कि CO2 कौन सा गैस है, तो CO2 जो है एक्टिव गैस है, ठीक है। तो एक्टिव गैस है, तो वहीं पर MAG मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, तो एक्टिव गैस के रूप में हम लोग CO2 गैस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको मैग वेल्डिंग भी कह सकते हैं, और मैग को ही हम लोग CO2 वेल्डिंग कहते हैं। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे मिग मैग में अंतर, ठीक है। लेकिन दोनों में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, दोनों में इलेक्ट्रोड की खपत होता है। चलिए, मिग और मैग दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत ज्यादा इसमें हम बोल दिए। 23 नंबर में कह रहा है कि पेंट A और पेंट B के फोर्स्ड कप विस्फोट विस्कोमीटर, देखिए विस्कोमीटर यह जो है पेंट का जो है सब क्वालिटी जो है मापा जाता है, द्वारा मापी गई चिपचिपाहट क्रमशः 45 सेकेंड और 90 सेकेंड है, तो किस पेंट की चिपचिपाहट अधिक है? ये तो सिंपल सा आप अपने कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं कि मान लो विस्कोमीटर से आप माप रहे हैं चिपचिपाहट, कि एक पेंट का चिपचिपाहट 45 सेकेंड में खत्म हो जाता है और दूसरा का B का जो है 90 सेकेंड में उसका चिपचिपाहट खत्म होता है। तो कौन सा मतलब कि अधिक चिपचिपाहट है? तो 90 सेकेंड वाला होगा ना, अर्थात B का होगा, ठीक है ना। कह रहा है कि किस पेंट की चिपचिपाहट अधिक है, तो B पेंट का, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोमीटर का अल्पमाप कितना होता है? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आपने ITI कर रहे होंगे तभी से आपको यह क्वेश्चन रटाया हुआ होगा, ठीक है। ITI में तो बहुत चीज का लिस्ट काउंट हम लोग को याद करना था, क्या माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, नहीं बहुत सारे चीज, ठीक है। तो उस वक्त हम तो यहाँ पर ज्यादा सब बताएंगे, वीडियो लंबे हो जाएंगे, लेकिन इतना बात आप लोग को याद दिला दूं कि एक बार आप लोग जब फिटर से आप लोग किए होइएगा, चाहे किसी भी ट्रेड से आप लोग ITI किए होंगे या पॉलिटेक्निक किए होंगे, तो उसमें मेजरिंग टूल्स जो होता है, मापन एवं मापी औजार जो है, उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, इसलिए कि सूक्ष्मापी यंत्र से भी क्वेश्चन जो है एक दो आ ही जाते हैं 100%, इसलिए उसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो 0.01 mm होता है, जो C नंबर में आप देख रहे हैं, ठीक है, 0.01 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और क्या लिखा है कि वेस्डा का पूर्ण रूप, वेस्डा मतलब VESDA का फुल फॉर्म क्या होता है? यह क्वेश्चन आपसे किया हुआ है, ठीक है। तो वेरी ईयरली स्मोक डिटेक्शन, जो आपको कहाँ दिया हुआ है देख लेते हैं, जो हमको याद था, वेरी ईयरली स्मोक डिटेक्शन एपरेट्यूस, ठीक है, ऑपरेटर्स एप्ट्यूस, ठीक है। तो ये जो है इसका जो है फुल फॉर्म इसका होता है, लेकिन इसका हिंदी आप लिख लीजिए, क्योंकि कहीं कहीं हिंदी भी इसका आंसर दे देता है, ठीक है ना। तो इसका हिंदी हो जाता है बहुत जल्दी धूम्रपान का पता लगाने वाला उपकरण, बहुत जल्दी धूम्रपान का पता लगाने वाला उपकरण, ठीक है ना, यानी वेरी ईयरली स्मोक डिटेक्शन एपरेट्यूस, ठीक है। तो इस तरह थोड़ा कहने में हमको जीव उतना नहीं टूट पा रहा है, आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसका फुल फॉर्म हो गया, हिंदी भी मैंने लिखा दिया कि बहुत जल्दी धूम्रपान करने वाला उपकरण है, जो कि जल्दी से गाड़ी में जो है कोई धूम्रपान कर रहा है उसको जल्दी से मतलब डिटेक्ट करना है, पकड़ना है, तो मतलब इस मशीन उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, फिटिंग, फिटिंग मतलब फिटिंग शॉप, यानी फिटिंग शॉप की दुकान, मतलब शॉप लिखा है, दुकान में
प्रयुक्त होने वाले लकड़ी के हथौड़े को क्या कहते हैं? ये तो सिंपल सी बात है, आप जान रहे हैं, इसको मेटल कहते हैं। ये भी आप ITI से ही पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, टेप का प्रयोग। देखिए ये भी ITI से ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके ट्रेड से यह क्वेश्चन है। टेप का प्रयोग आप ITI से ही पढ़ते जा आ रहे हैं कि इंटरनल थ्रेड काटने के लिए हम लोग टेप का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, इंटरनल थ्रेड को मतलब काटने के लिए, ठीक है, या अगर थ्रेड काटा हुआ है तो उसको साफ करने के लिए हम लोग भी टेप का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इसी आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस सेट में फुल फॉर्म ज्यादा पूछा गया, इसीलिए मैंने इस सेट को आप लोग से टेस्ट दिलवाया कि आप लोग फुल फॉर्म पर भी ध्यान दीजिएगा, और इसमें जितने भी फुल फॉर्म दिए हैं उसमें से एक दो हर एक सेट में रहते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि इस टेस्ट करा दे इस सेट का, ताकि इसी में का एक दो हमेशा किसी ना किसी सेट में रहता है, ताकि आप लोग याद कर लेंगे। इसमें जितने भी फुल फॉर्म है सारे के सारे एकदम रट जाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा है PPE का फुल फॉर्म, ठीक है। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इसका जो है फुल फॉर्म होता है, जो आपको C नंबर में दिया हुआ है, ठीक है ना। आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है PPE का, ठीक है ना। कोरोना काल में आपको PPE का जान ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। IRIS, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IRIS का पूर्ण रूप क्या होता है, ठीक है ना। IRIS का तो B नंबर में देखिए यहाँ पर लिखा है इंटरनेशनल रेलवे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इसको रिपीट किया जाता है, ठीक है ना। हम IRIS का फुल फॉर्म इंटरनेशनल रेलवे इंडस्ट्री, देखिए इंटरनेशनल रेलवे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड तो हर जगह मिलेगा, लेकिन इंटरनेशनल नहीं जल्दी मिलेगा। इससे आप लोग इंटरनेशनल ध्यान में रखिएगा कि जहां पर IRIS रहेगा उसमें इंटरनेशनल है, देखिए, और बाकी ऑप्शन में इंटरनेशनल नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये सब याद करने का तरीका है। इस नंबर में क्या करें कि WRA का फुल फॉर्म क्या होता है? वाटर रेसिंग एप्टीट्यूड होता है, ठीक है। वाटर रेसिंग एप्टीट्यूड जो यहाँ पर एपरेटर्स, ठीक है ना, जो आपके B नंबर में दिया हुआ है वाटर रेसिंग एपरेटर्स, ठीक है ना। आप देख सकते हैं। तो ये भी बहुत जो है इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इसमें फुल फॉर्म जो भी दिया है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LHB पैसेंजर कोच की लंबाई, देखो आपको लंबाई देखो मीटर में पूछ दिया, इसकी लंबाई कितना होता है। कह ना रहे हैं कि जितने भी डायमेंशन वाला जो वीडियो है उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि प्रत्येक सेट में 2-4 क्वेश्चन जो है कुछ ही देता है। तो LHB कोच का पैसेंजर कोच की लंबाई 23,540 mm होता है, 23,540 mm होता है, केवल मतलब पैसेंजर कोच की लंबाई, ये ना कि CBC टू CBC, ठीक है। तो 23,540, तो देखिए 23,540 जो है यहाँ कहाँ है, ई है, लेकिन यहाँ पर मीटर में है, इसलिए 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर पड़ गया है, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए आंसर यही 1 नंबर हो जाएगा। डायमेंशन वाला वीडियो आप लोग 100% देखिएगा, या PDF आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 4-5 मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, आप लोग लिखिएगा। कोच की लंबाई 23,540 mm में बताऊंगा, जितना मैं बोलूंगा MM में बोलूंगा, आप लोग सुनते रहिए। कोच की लंबाई CBC टू CBC 24,000 mm। रेल लेवल से कोच की ऊंचाई 3 टायर के अलावा, यानी 3 टायर के अतिरिक्त 40-39, और रेल लेवल से कोच की ऊंचाई 3 टायर AC का, अगर 3 टायर AC का पूछे तो 42-50, और 3 टायर AC के छोड़ करके अगर पूछता है तो 40-39 mm, ठीक है ना। यह आप लोग लिख लीजिएगा। अगर डबल डेकर का अगर पूछता है कि रेल लेवल से कोच की ऊंचाई डबल डेकर का, तो 43-66, और रेल लेवल से क्या बोलते हैं कोच की चौड़ाई डबल डेकर के अतिरिक्त, यानी डबल डेकर के अलावा और कोच की चौड़ाई कितना होता है, तो 32-40। इस टाइप से व्हील बेस अगर पूछता है तो 2560, दोनों सेंटर पिवोट के बीच की दूरी पूछता है तो अभी मैंने बताया है कि 14,900, ठीक है ना। CBC की अधिकतम ऊंचाई एयर कंडीशन में 1105। इस हिसाब से आप लोग सब रट लीजिएगा, मैं 4-5 क्वेश्चन जल्दी जल्दी मैंने बता दिया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आप ये तो जान ही गए। 32 पर LHB कोच की निर्दिष्ट गति क्या है? LHB कोच की गति मैंने कल भी वीडियो में मैंने बताया था, जस्ट पीछे वाला, यानी 29 से 28 के पार्ट 2 में, ठीक है ना। उसमें वंदे भारत का गति भी मैंने बताया था, इसका भी, ठीक है, टोटल बताया था, या वंदे भारत वाला की
चलिए इसका मैं बताता हूँ। एलएचबी कोच की निर्दिष्ट गति क्या है? एलएचबी कोच का गति जो है 160 किलोमीटर है, ठीक है। आपको कहीं कहीं मिलेगा कि इसकी गति कितना है, तो 160 किलोमीटर से 200 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इसको अभी तो 160 किलोमीटर इसको निर्धारित किया गया है, लेकिन इसको मॉडिफाइड करके 200 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है, लेकिन अभी तो निर्धारित 160 किलोमीटर ही है ना, इसलिए हम 160 किलोमीटर मारेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसकी टेस्टिंग कितना पर किया गया था, तो 180 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलाकर इसको टेस्टिंग किया गया था, ठीक है। तो यह स्पीड से 3 क्वेश्चन आता है, और एक और आता है जो जल्दी दिमाग पर जो आएगा अभी मैं बता दूंगा। एक आता है कि अगर एलएचबी कोच का एयर स्प्रिंग अगर फट जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको कितने स्पीड से उसको चला करके मतलब अगले स्टेशन तक पहुंचाएंगे। तो 60 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चला करके उसको हम अगले स्टेशन तक पहुंचाएंगे, फिर जो करना होगा हम करेंगे, ठीक है ना। तो यह सब क्वेश्चन पूछा जाता है। कल जो है वंदे भारत और सब भी मैंने बताया था। कल के मतलब होता है कि अब पता ना आप कब वीडियो देख रहे हैं। कल के मतलब यह है कि ये टेस्ट सीरीज 29 का पार्ट 1 है, तो टेस्ट सीरीज 28 के पार्ट 2 में मैंने टोटल स्पीड मैंने बताया है, और वंदे भारत का भी अब उतना बताऊं तो फिर वीडियो लंबे हो जाएंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। वंदे भारत से विशेष अगर देखना हो तो वंदे भारत वाला वीडियो जाकर देखिए, पीडीएफ पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएचबी कोच में साइड वाल की स्किन देखिए, स्किन सीट की मोटाई, ये नहीं पूछा लिख रहा है कि साइड वाल की मोटाई क्या है, स्किन आपको यह घुमा रहा है, फंसा रहा है, ठीक है ना। ये सब समझने वाली बात है। डायरेक्ट भी लिख देता कि एलएचबी कोच का साइड वाल सीट की मोटाई कितना होता है, तो 2 mm होता है, लेकिन स्किन सीट की मोटाई यहाँ पर पूछा है, ठीक है ना। तो इसलिए ये सब आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है ना, स्किन सीट की मोटाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आरडीएसओ का फुल फॉर्म में पूछा है, आरडीएसओ का फुल फॉर्म पूछा है, तो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। कहाँ लिखा है, रिसर्च डिजाइन डिजाइन एंड स्टैंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी बी नंबर में, बी नंबर में यह लिखा हुआ है, ठीक है ना। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका ये तो हो गया आपका फुल फॉर्म। तो इसका मुख्यालय क्वेश्चन आ जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, आरडीएसओ का मुख्यालय कहाँ है, यह ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका मुख्यालय जो है लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में है, लिख लीजिएगा। इससे संबंधित जो क्वेश्चन आता है बता दिए, ठीक है। तो रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो गया, और इसका मुख्यालय लखनऊ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडियो तो लंबे होते जा रहे हैं। चलिए 35 में है कि वेल्डिंग के दौरान वेल्ड के द्वारा उपयोग किए जाने वाले सुरक्षा उपकरण। और सुरक्षा उपकरण तो आप तो सब हैं, देखिए वेल्डिंग, हेलमेट, एप्रॉन, जितना भी है, लेग गार्ड वगैरह, सेफ्टी ग्लास वगैरह, हर चीज आप लगाएगी, इसलिए ऑल ऑफ द एबव, ठीक है ना। इसमें सारे चीज का जरूरत पड़ता है, ये तो आप खुद ही मार सकते हैं, इसमें कोई विशेष समझाने की जरूरत नहीं है। एलएचबी कोच में साइड वाल और रूफ फ्लैंज के किस प्रकार के सीट का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। 36 में जो आप देख रहे हैं कि एलएचबी कोच में साइड और रूफ सीट फ्लैंज की किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको तो मैंने 36 में मैंने चेक कराया था, बी ऑप्शन यानी फेरेटिक स्टील, ठीक है ना, फेरेटिक स्टील, ठीक है। लेकिन इसका जो आंसर था उस हिसाब से तो मैंने मार दिया, ठीक है। लेकिन मेरे समझ से यह क्वेश्चन जो है दोनों मिक्स कर दिया है, ठीक है, साइड वाल और रूफ, ठीक है। लेकिन मेरे समझ से मैंने बताया था उसमें, फिर आप देख लीजिए कि साइड वाल और इंड वाल, अगर इसका यही आंसर आता कि स्टेनलेस स्टील, तो हम मान लेते, ठीक है ना। थोड़ा इसमें घुमावदार क्वेश्चन है, आप इसको फ्रेश कर लीजिए। एलएचबी कोच में साइड वाल, इंड वाल, रूफ किसका बना होता है, ऑप्शन अगर रहता है कि स्टेनलेस स्टील का, तो हम मान लेते हैं हाँ ठीक है स्टेनलेस स्टील का। लेकिन साइड वाल, इंड वाल, रूफ सब अलग अलग स्टील का प्रकार है, वो अलग अलग बना रहता है, स्टील का ही सब प्रकार है। तो जैसे साइड वाल और इंड वाल किसका बना होता है, तो साइड वाल, इंड वाल फेरेटिक स्टील, हम केवल एक लिखेंगे, आप सुनकर लिखिएगा, फेरेटिक स्टील, ठीक है। फेरेटिक स्टील यहाँ पर एस लिख देंगे, कोस्ट में एसएस 409, यानी स्टेनलेस स्टील 409, अर्थात फेरेटिक स्टील 409, ठीक है ना। और साइड वाल, इंड वाल, ठीक है। और रूफ एंड फ्लोर अगर पूछता है तो ये होता है स्टेनिक स्टील एसएस 304, ठीक है, एसएस 304,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग है, लेकिन आपके क्वेश्चन में साइड वाला और रूफ दोनों मिला दिया, क्योंकि रूफ जो है अलग है। रूफ देखिए यहाँ पर है, रूफ एंड फ्लोर जो है स्टेनिक स्टील आपको 409 होता है, और साइड वाली जो है फेरेटिक स्टील 400 क्या बोलते हैं 409 होता है, स्टेनिक स्टील 304 होता है। ठीक है ना, आप आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। थोड़ा बोलने में इधर उधर हो जाए, ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन दोनों ऑप्शन दे दिया है, स्टेनिक स्टील और फेरेटिक स्टील। ठीक है, इसलिए मैंने तो फेरेटिक स्टील चेक करा दिया है, क्योंकि उस टाइप से कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा था। लेकिन आप यहाँ पर क्लियर करके अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। ठीक है, साइड वाली इंडवार फेरेटिक स्टील SS 409, रूफ एंड फ्लोर स्टेनिक स्टील 304। ठीक है ना, और जितने दिमाग पर है बता दें आपको। अगर क्रॉस मेंबर अगर पूछता है तो कार्टन स्टील भी लिखता है, कॉटन स्टील, या IRSM 41। अगर क्रॉस मेंबर का अगर पूछता है तो ये कार्टन स्टील या IRMS 41, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं रहेंगे, कोई एक ही रहेगा। ठीक है, अगर 16 बार भी पूछता है, 16 बार किसका बना रहता है, तो 16 बार IRMS 41। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। LHB कोच का RMPU में प्रयुक्त निर्दिष्ट रेफ्रिजरेटर कौन सा है? ठीक है, कौन सा है, तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, RMPU देखिए, इसका पहले फुल फॉर्म लिखिए, पूछ देता है RMPU, तो रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट, रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है RMPU का। जो रूफ, देखिए ध्यान दीजिए, रूफ माने छत, रूफ माउंटेड, माउंटेड माने उस पर रहता है, पैकेज माने पैक रहता है उसमें, यूनिट मतलब एक यूनिट, यानी जो AC जो कोच में जो सप्लाई होता है उसका RMPU जो है कोच में ही फिट रहता है, जिसको हम लोग RMPU कहते हैं, RMPU। ठीक है, रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि LHB कोच में RMPU प्रयुक्त निर्दिष्ट रेफ्रिजरेटर जो है वो कौन सा है, तो ये है R407C। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फुल फॉर्म भी इसका लिख लेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कर रहा है कि टंकना डैश और डैश का वेल्ड करता था LHB में। एक ऐसा क्वेश्चन आ गया। टंकना अच्छा, ब्रोजिंग। ठीक है ना, थोड़ा जानबे करता है कि कुछ इंग्लिश का हिंदी ऐसा लिख देता है कि आपको भी समझ में नहीं आएगा। यानी ब्रोजिंग जो है डैश और डैश वेल्ड मतलब करने के लिए होता है, तो ये जो होगा रूफ एंड बियर साइड वाल जो है करने के लिए हम लोग ब्रोजिंग का उपयोग करते हैं। इसका B नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 39 करेक्ट। D&AR में मामूली दंड के लिए किस मानक फर्म का प्रयोग किया जाता है? मामूली यानी माइनर पेनाल्टी की बात किया है, माइनर पेनाल्टी। तो माइनर पेनाल्टी के लिए हम लोग SF 11 का प्रयोग करते हैं, और मेजर पेनाल्टी के लिए हम लोग SF 5 का प्रयोग करते हैं, SF 5 का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो D&AR वाला जो मेरा PDF है या वीडियो है उसमें जाकर देखिए, पूरा मैं डिटेल रूप से मैंने बताया है। SF 1 2 3 4 5 11 तक मैंने बताया है, और भी बहुत सारे चीज़ मैंने बताया है, नियम भी बताया। SF अलग चीज़ है और नियम अलग चीज़ है। ठीक है ना, नियम भी D&R नियम एक अलग चीज़ है, और SF स्टैंडर्ड फॉर्म अलग चीज़ है, दोनों बात मैंने उसमें बताया है। ठीक है, तो माइनर के लिए SF 11 और मेजर के लिए SF 5 का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है ना, निलंबन के लिए SF 1 का प्रयोग करते हैं, डीमेंट सस्पेंशन जो माना गया निलंबन या समझा गया निलंबन के लिए हम लोग SF 2 का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, चलिए मैं इतना बता दिया, 3-4 जल्दी, क्योंकि वीडियो भी लंबे हो रहे हैं, टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। चलिए 40 नंबर में LHB कोच में 3 टायर कोच में RMPU की कूलिंग क्षमता देखिए। फिर आ गया RMPU यानी रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट। ठीक है, इसमें AC 3 टायर में जो है वो कितने यूनिट जो है उनकी क्षमता जो है कितना होता है? ठीक है ना, तो यह जो होता है 7 टन का होता है। कितना होता है? 7 टन का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 100% आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कर रहा है कि साइड दीवार पर FRP पैनल लगाने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? देखिए आप लोग जो है क्या बोलते हैं ICF में जो देखते थे पहले कि जो प्लाई लगा रहता था उसमें स्क्रू से प्लाई को अस्थिर किया जाता था, स्थिर करके उसको जो है ठीक किया जाता था ताकि इधर उधर नहीं हो। लेकिन जब आप LHB कोच में जब सफर करते हैं तो देखिएगा उसमें जो FRP जो लगा होता है, फाइबर रेनफोर्सेड प्लास्टिक, ठीक है ना, फाइबर रेनफोर्सेड प्लास्टिक, तो उसमें कोई स्क्रू का प्रयोग नहीं किया गया है। एकदम चिकना सा रहता है, देखते एकदम प्लेन, कहीं भी कोई खोचदार नहीं रहता है। ठीक है ना, LHB में नहीं तो आप LHB AC में आप चल जाइए, देखिए कितना प्लेन रहता है। ठीक है ना,
तो वही है एफआरपी, ठीक है ना, फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। तो वही कह रहा है कि साइड दीवार में एफआरपी पैनल को लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप स्क्रू नोट बोल्ट जैसे आप देखते होइएगा कि आईसीएफ में, तो उसका हम लोग का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिएगा कहीं भी स्क्रू नहीं लगा, उसमें 3M प्रेशर लॉक का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएम मैंने लिख दिया, जहां बीएम लिख दें उसको जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीएसएल से क्या समझते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में पीएसएल का आपको फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है ना। पीएसएल, चलिए बोलते बोलते जो है थोड़ा मुंह मेरा भी दुखा जाता है, कथी कीजिएगा, थोड़ा दम लेने का भी तो फुर्सत नहीं मिलता है। आप लोग के लिए मैं सब कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी अच्छे नंबर नहीं लाए, ठीक है। नंबर लाए तो थोड़ा बात हमको याद आ गया। टेस्ट आप लोग देते हैं और अधिक से आप लोग को 37 और 45 और 44 35 यानी 50 से चाहे 60 नंबर आप लोग लाते हैं, तो उससे काम थोड़े चलेगा, क्योंकि जान रहे हैं कि आपको 64 नंबर पर पास मार्क है, ठीक है। तो उससे अगर नीचे आप ला रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपका तैयारी बिल्कुल जीरो है। तो 64 नंबर तो आपका पास नंबर है, लेकिन को जब एग्जाम होता है तो उसमें देखा जाता है कि सबसे हाईएस्ट नंबर किसका है, तो ऊपर से उठाया जाता है, ठीक है ना। तो उसमें 70-80 पर ही मतलब लोग का हो पाता है। 64 तो ऐसे पास मार्क रखा जाता है, क्वालिफाई मार्क, ठीक है ना। तो इससे कम नहीं लाने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए, चालाक आदमी का इशारा काफी होता है। मैं चले क्वेश्चन पर, यहाँ पर कह रहा है कि पीएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो 42 में देख लीजिए क्या लिखा है, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड लिस्ट, ठीक है ना। इसका हो जाएगा प्रोडक्ट स्टैंडर्ड लिस्ट, इसका फुल फॉर्म है, आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि इसमें बिल्डिंग दोष कौन सा है। बिल्डिंग दोष तो पोरोसिटी, अंडरकट, ब्लो होल्स, ठीक है ना, ये जितने भी दिया हुआ है ये सब जो है एक वेल्डिंग दोष है। देखिए मैं जल्द ही एक वेल्डिंग दोष से संबंधित एक वीडियो मैं बनाऊंगा, पीडीएफ तैयार हो रहा है, डिमांड भी हुआ है। तो क्योंकि वेल्डिंग दोष से जो है ज़्यादातर के क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए वेल्डिंग दोष से पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तब तक आप लोग अपने बुक से पीडीएफ जो दिए हैं वेल्डिंग वाला, उससे आप लोग तब तक आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वेल्डिंग दोष से क्वेश्चन आते हैं। चलिए लिखा है कि LWACCN यानी LHV वेस्टेबुल AC 3 टायर, ठीक है ना, पूंछ में कितने क्रॉस ब्रेस्ट लगे होते हैं, कितने क्रॉस ब्रेस्ट लगे होते हैं, आपके 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पर सी नंबर में देखिए 9 लगे हैं, ठीक है। ये रटने वाला क्वेश्चन है, आप रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, LHV 2 टीयर में खिड़कियों और FRP साइड पैनल के बीच के अंतर को कवर करने के लिए किस मद का, मद माने किस इंटेंट या किस चीज का प्रयोग किया गया है, तो उसमें जो है देखते हैं ना, थोड़ा सा मैं ऊपर बढ़ा लेता हूं। देखिए बी नंबर में देखिए लिखा है लॉक रबर का प्रयोग किया गया है। जब आप सफर करते हैं तो वहां पर देखिए कि सीलबंद खिड़की जो होता है वहां और FRP को दोनों को, मतलब साइड वाल में जो FRP हमने ऊपर बताया फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, उसको दोनों को लॉक करने के लिए किसका प्रयोग किया, तो वहां पर लॉक रबर का प्रयोग किया गया है। देखिएगा ये तो आप लोग आंख से खुद ही देखते हैं, ठीक है ना। तो लॉक रबर का प्रयोग किया गया, ये तो आप लोग कॉमन सेंस से भी मार सकते हैं। वहां पर बिल्डिंग सेल्डिंग फलना चिल्ला सब कोई चीज का प्रयोग नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि SIP का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। SIP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सी नंबर में देखिए सेल्फ इन्फेक्शन फॉर फार्मा, सेल्फ इन्फेक्शन फॉर फार्मा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल्फ इन्फेक्शन फॉर फार्मा, ये जो है बार बार पूछा जाता है फुल फॉर्म, ठीक है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कर रहा है कि LHV कोच के एयर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक पाइप में कितना दबाव बना रहता है। देखिए यहाँ पर BP का दबाव पूछा है, ठीक है। तो LHV कोच में BP का दबाव जो है 5 kg होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं BP एंड CR, यानी CR का मतलब हो जाता है कंट्रोल रिजर्वायर, इसका प्रेशर जो है 5 kg पर cm² होता है। और यहाँ पर लिख देते हैं AR एंड FP, इसका प्रेशर जो है 6 kg पर cm² होता है, ठीक है ना, 6 kg पर cm² होता है। तो यह प्रेशर है, आप लिख लेंगे, ये तो नॉर्मल है, रनिंग क्वेश्चन है, आप लोग को तो बार बार हम बताते हैं प्रेशर से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंछ को पेंट शॉप से फर्निशिंग शॉप में स्थानांतरित माने एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए कौन सा MH उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है टावर्सर,
टावरसर आप लोग देखिएगा कि एक बहुत लंबा सा मतलब एक क्रेन टाइप का होता है, उसमें जो है कोच अंदर घुस जाता है और फिर आगे पीछे या ट्रेवल कर करके एक जगह से दूसरे शॉप में लेकर के वो चला जाता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टावरसर। ठीक है, तो टावरसर से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आता है, जो हम उसको आपको बता देना चाह रहे हैं, नोट करके लिख दीजिएगा कि टावरसर, तो मैंने यहाँ पर बता दे कि टावरसर इसमें कोच को या बोगी को जो स्लाइड करके अंदर जो हम लोग लाते हैं, तो उसमें एक क्या होता है, एक रस्सी होता है और रस्सी उसमें हुक लगा रहता है, उसको जा करके बोगी या चैन जो है फंसा देते हैं, क्या बोलते हैं, कोच में या बोगी में, या जब उसको खींचते हैं तो टावरसर के ऊपर चढ़ जाता है और टावरसर एक शॉप से दूसरे शॉप में ले जाता है। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि उस चैन या उस रस्सी का शुद्ध नाम क्या है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है विंचेस। उसका क्या नाम है, विंचेस। अर्थात जिसकी सहायता से टावरसर बोगी या कोच को अपने ऊपर खींचता है, उसका क्या नाम है, तो विंचेस। क्या नाम है, विंचेस। तो ये तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपको बताया, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि कोच को एक शॉप से दूसरे शॉप में ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो टावरसर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कर रहा है कि एलएचबी कोच की त्वचा में कसाव लाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, कसाव लाने के लिए, त्वचा मतलब स्किन में उसके कसाव लाने के लिए किसका प्रयोग हम लोग करते हैं, तो इसमें बी नंबर में देख रहे हैं ना, ऑक्सी एसिटिलीन गैस का हम लोग प्रयोग करते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन गैस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, जो कटिंग में भी प्रयोग किया जाता है ऑक्सी एसिटिलीन गैस का। ठीक है ना, उसी गैस का हम लोग प्रयोग करते हैं। यह बार बार पूछा गया है, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है कि LCWM का पूरा नाम क्या है, मतलब कि इसका यह फुल फॉर्म यह पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ए नंबर में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, लेजर कटिंग एंड वेल्डिंग मशीन। लेजर कटिंग एंड वेल्डिंग मशीन जो ए नंबर में दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं ऊपर बढ़ा लूं। ठीक है, लेजर कटिंग एंड वेल्डिंग मशीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेजर कटिंग एंड वेल्डिंग मशीन न लिख करके डायरेक्ट आपको LCWM लिख करके कोई क्वेश्चन दे दे तो शायद आप भटभटा जाइएगा, इसलिए आप इसका ध्यान में रखिएगा। वेल्डिंग लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेजर कटिंग एंड वेल्डिंग मशीन इसका फुल फॉर्म होता है किसका, तो आपका LWCM का। चलिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर मैं 50-50 क्वेश्चन का मैं वीडियो बनाता हूँ, यहाँ पर आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा, यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अदर जोन में आप जहाँ पर हैं वहाँ शेयर नहीं कीजिएगा, अदर जोन में आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि मुझसे जुड़ने के लिए या टेस्ट सीरीज में भाग लेने के लिए या PDF लेने के लिए या LDC, JEWM, AME या हेल्पर टू टेक्नीशियन की तैयारी के लिए, अच्छे से अच्छे तैयारी के लिए अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 96 93 57 14 26। इस पर आप लोग मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं, PDF प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। हर एक गाइडलाइन आपको यहाँ से आपको दिया जाएगा, कृपा करके फोन नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए मैं अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हमको उसे भी उत्साह बढ़ता है, लाइक से आता कि हाँ हमने वीडियो अच्छा बनाया, इससे लाइक अच्छा आया है, कमेंट जो है अच्छा आया है, जिसके कारण हम और भी उत्साहित होंगे, अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोग के सामने लाते रहेंगे। तो चलिए मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।